नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में 29 आईपीएस अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। 3 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो ड्यूटी पर आते ही नहीं, 12 आईपीएस ऐसे हैं जो लंच के बाद घर चले जाते हैं, 14 आईपीएस अफसर लंच के नाम पर टाइम पास करते हैं। लापरवाह अफसरों में स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के अफसर शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय में ये सभी पदस्थ हैं। इन आईपीएस अफसरों पर प्रदेश पुलिस की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। डीजीपी ने पत्र लिखकर सभी आईपीएस अफसरों को समझाइश दी है। अफसर समझाइश से माना है भला। न्यूज 18 के पास डीजीपी के पत्र की कॉपी है। डीजीपी के पत्र के हवाले से ये जानकारी मिली है, आईपीएस अफसरों की जानकारी, जो ये बताती है कि ये जिम्मेदार जो आपके और मेरे चुकाए गए कर के पैसे से, टैक्स के पैसे से तनख्वाह उठा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बड़ा खुलासा। जी बिल्कुल ललित, पूरे मध्य प्रदेश पुलिस के साथ प्रदेश की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय एक हेडक्वार्टर है जहां से तमाम योजनाएं बनती है, पूरा प्लान तैयार होता है, चाहे महिला अपराध हो या बच्चे से जुड़े अपराध हो, तमाम अपराधों की मॉनिटरिंग की जाती है, तमाम जिलों पर कंट्रोल इसी पुलिस मुख्यालय से किया जाता है। ऐसे में यदि यहाँ के जो जिम्मेदार ब्रांच के अधिकारी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में ललित अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो प्रबंध की शाखा हो या प्लानिंग की शाखा हो, सीआईडी की शाखा हो, महिला अपराध की शाखा हो या फिर दूसरी स्पेशल ब्रांच या अन्य कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिहाज से जो बनाई गई जो शाखा है, वहां पर प्रभारी जो अधिकारी हैं वो स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के तमाम अधिकारियों को वहां पे जिम्मेदारी दी गई है। इनके अधीन कई अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो एआईजी रैंक के हो, एडिशनल रैंक के हो, टीआई रैंक के हो या सीएसपी रैंक के हो या फिर उससे निचला अमला काम करता हो, ये पूरा जो पुलिस मुख्यालय का अमला, ये पूरी मॉनिटरिंग पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस की करता है और यहीं से पूरा प्लान तैयार होकर इसका असर जो है मैदानी पुलिस पर दिखाई भी देता है। लेकिन यदि यहीं के जो अधिकारी जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है तमाम पुलिस की सुरक्षा की, कानून की, यदि यही जिम्मेदार अधिकारी ड्यूटी पर समय पर नहीं आए, क्योंकि जो ड्यूटी समय है वो पुलिस मुख्यालय का सुबह 10:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक का समय, इसके अलावा उनको मैदानी पुलिस की अपेक्षा उनको लंच करने का समय 1.5 घंटे का समय भी मिलता है, संडे की छुट्टी मिलती है, दूसरे जो अवकाश हैं शासकीय वो अवकाश भी इनको मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 8.5 घंटे की ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। कई 3 अधिकारी ऐसे हैं जो कि आईपीएस अधिकारी है, वो अपने ड्यूटी को निभा नहीं रहे, समय पर जो पुलिस मुख्यालय जाना चाहिए वो पुलिस मुख्यालय नहीं जा रहा है। 14 और 12 अधिकारी ऐसे जो लंच के नाम पे टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या को तय कर लिया गया है पुलिस मुख्यालय स्तर पर। डीजी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की कार्य प्रणाली से जो निचला अमला है उस पर इसका खराब असर पड़ता है और पुलिस की व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। तो डीजी ने तमाम लोगों को संज्ञान में लेते हुए उनको ये पत्र लिखा है और ये कहा है कि वे समय पर ड्यूटी आए। जो तय समय जो पुलिस मुख्यालय का है सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, जिसमें 1.5 घंटे का लंच भी है, वो लंच भी करे और ड्यूटी भी अपनी ईमानदारी से करे। तो इस तरीके की हिदायत और समझाइश इन अधिकारियों को दी गई है। मनोज, क्या लगता है, इतने सालों से आप इस बीट को देख रहे हैं, बड़ा करीब से आपने पूरी पुलिस व्यवस्था को देखा है, डीजीपी साहब की जो समझाइश है वो कितना असर करेगी, जबकि अफसरों पर सख्ती तक का असर नहीं होता? बिल्कुल ललित, कुछ अधिकारी जो जिसे हम कह सकते हैं कि काम नहीं करना चाहते, समय पूरे नहीं देना चाहते, उसमें जो डीजीपी हैं उनके रैंक के अधिकारी भी शामिल है, जिनको स्पेशल डीजी कहा जाता है, जिनको अलग अलग शाखाएं दी गई है। इसके अलावा एक नीचे रैंक की, इससे एक रैंक नीचे के एडीजी रैंक के अधिकारी, तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी है, ऐसा नहीं है कि कोई निचला अधिकारी जिसपे कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन जो सेवा नियम है, जो तमाम आईपीएस के तहत जो नियम दिए गए हैं उनकी ड्यूटी के, उसमें जरूर अनुशासन की कार्रवाई इनके तहत डीजीपी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक देखा नहीं गया है कि किसी एडीजी या स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारियों पर यदि वो लापरवाही बरतते हैं तो उन पर किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। लेकिन जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि अब डीजीपी ने इस पर संज्ञान लिया और उन लोगों को चिन्हित भी कर लिया। हालांकि
उस पत्र में नामों का उल्लेख नहीं किया गया, नामों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वो संख्या जरूर बता दी गई है। उनको ये इशारा जरूर कर दिया गया है कि आप अब सुधर जाओ, क्योंकि जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की आप पर है, प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। प्रदेश ये वाकई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। युद्धकाल से जूझने के दौरान अगर ये आ रही है तो ये वाकई शर्मनाक खामियों की तरफ इशारा करती है ये चिट्ठी। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बहस, तर्क और कुतर्क वो तो बहुत दूर की बात है। शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सियासत की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीएसपी को झटका लगा है। प्रागीलाल जाटव आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की है। करेरा विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर बसपा रही थी और करेरा जो सीट है वहां पर जाटव वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में है। जसवंत जाटव यहां से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका दम कांग्रेस में घुटने लगा था। जसवंत जाटव वोट बैंक को फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कांग्रेस इसमें सेंध लगाने की फिराक में है। प्रागीलाल के अलावा 50 बसपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा के लिए झटका। प्रागीलाल जाटव आज वो कांग्रेस में शामिल होंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलते हैं। अनुराग, प्रागीलाल जाटव वोट बैंक में सेंध, पूरा समीकरण समझाएं जरा। देखिए, करेरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और यहां से कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में गए जसवंत जाटव बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसी की काट ढूंढने के लिए कांग्रेस ने बीएसपी में सेंध लगाने का काम किया है। और जो बीएसपी में 2018 के चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, प्रागीलाल जाटव, वो आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी। न सिर्फ प्रागीलाल जाटव बल्कि एक बड़ी संख्या में बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो ऐसे में करेरा यदि विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जाटव वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में रहता है और यही कारण है कि कांग्रेस ने अब जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया है। प्रागीलाल जाटव आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पीसीसी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि जो तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहां पर आ गए हैं और वो अब कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो हमारे साथ जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो शामिल होंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कितने लोग सर कांग्रेस में आज शामिल हो रहे हैं? क्या आपको लगता है ये एक बीएसपी को झटका है? आज बीएसपी के स्थापित, जैसा आपने नाम लिया प्रागीलाल जाटव, और मैडम ये भी नगर पालिका की अध्यक्ष रही डबरा की, इस तरह से 8-10 लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़े थे और जिनके मिलने वाले वोटों की संख्या 30-30 हजार 35-35 हजार थी। और कुल मिला के मैं समझता हूँ 50-60 बीएसपी और कुछ बीजेपी के लोग जो स्थापित लोग हैं वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज अभी कमलनाथ जी से मिलके आ रहे हैं उनके निवास पे और अब यहाँ पर विधिवत सदस्यता लेकर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाली हैं। आप कांग्रेस की सदस्यता ले रही हैं, आपको लगता है कि आप भी उपचुनाव को लेकर दावेदार हैं? जी बिल्कुल। मैं डबरा नगर, मेरा नाम सत्यप्रकाशी परसेड़िया है। मैं डबरा नगर पालिका में 3 बार 2004 से लेकर 3 बार अध्यक्ष रही हूँ और मैंने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस में ही थी, मेरा परिवार है। कितने लोग आज आपके साथ शामिल? जी। मेरे साथ में 15 लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ बीएसपी से पार्षद हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी। बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं और सबसे अहम बात यही है कि ग्वालियर चंबल इलाके की थोड़ी कमी है। आप इनसे बात करें, हम आगे उससे दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ शर्मा साहब थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के अपडेट की बात करेंगे। प्रदेश में कोरोना लगभग 9,500 के पार इसके संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार कल से प्रदेश भर में मॉल, होटल, रेस्तरां
और कई जगहों पर मंदिर खोलने जा रही है। इसे लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। क्या वो गाइडलाइंस हैं वो आपको बताते हैं। मॉल और अन्य जगहों के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने जाने की मनाही है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर भी पाबंदी लगी रहेगी। प्रवेश द्वार पर, एंट्री गेट पर सैनिटाइजर होगा। थर्मल स्क्रीनिंग भी कंपलसरी होगी, जरूरी होगी। सभी जगहों पर 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी जरूरी होगी। और किस तरीके के जमीनी स्तर पर क्या है, ये जो तमाम व्यवस्थाएं हमने आपको बताई, ये क्या नजर आती हैं, नहीं आती हैं, कल से क्या स्थितियां रहेंगी। पूजा माथुर सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, अरुण हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, पवन जबलपुर का हाल हमें बताएंगे किस तरीके की स्थितियां हैं। सबसे पहले पूजा, आपके पास कल से चुनौतियां बढ़ेंगी, कितनी तैयारी? पूजा। बिल्कुल ललित, कल से चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और इसके खास ख्याल रखते हुए प्रबंध पहले से ही कर लिए गए हैं। जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेसिंग वहां शुरू कर दिया गया है। जो भी साफ सफाई है उसे बढ़ती जा रही है। तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। घंटा बजाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि और धार्मिक की जो प्रतिमाएं हैं उसे छूने की कहीं ना कहीं उससे परहेज करता हुआ दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो प्रसाद चढ़ाने के जो भी अभी तक लोग करते आ रहे थे फॉलो, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कड़ाई बरती गई है, क्योंकि इन सब चीजों से जिस तरीके से संक्रमण फैलता है उसको रोकना प्रशासन के लिए उसे रोकने को लेकर ये रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं, जरूरी है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत शॉर्ट में आप सभी जवाब दें। अरुण, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। तैयारियां आपके यहाँ इस वजह से भी बहुत जरूरी हो जाती हैं अरुण, क्योंकि सियासत भी मालवा की पूरी गर्म है। बहुत शॉर्ट में अरुण। बिल्कुल, देखिए, जब तैयारियों की अगर बात की जाए तो कल से कहा जा रहा है कि मॉल्स खुल जाएंगे, सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन तमाम एहतियात भी बरते जाएंगे। थर्मल गन से स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा और 6-6 फीट की दूरी रखनी होगी, मास्क लगाना होगा। तमाम चीज़ें हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक है, वो सब यहाँ पर रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोग घरों से निकलेंगे तो कोरोना का खतरा भी बढ़ेगा, तो ऐसे में एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी पिछले 1 जून से देखा जाए तो इंदौर में लगातार संक्रमण की दर कम होती जा रही है और मरीजों की संख्या भी दिनों दिन घट रही है। लेकिन अगर ये मॉल, धार्मिक स्थल और दूसरे बाजार खुलेंगे तो फिर इस संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी जी, और वो भी तब जब नेताओं के मूवमेंट और ज्यादा बढ़ने वाले हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा। पवन से जरा एक बार हाल जान ले, जबलपुर से क्या कुछ अपडेट? पवन जी ललित, जबलपुर में भी कल से मंदिर, मस्जिद और मॉल वगैरह खोलने की तैयारी है। जिस तरह की केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और जो संस्थान खोले जाएंगे उनके ओनर और वहां के संचालकों की जिम्मेदारी होगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। तो ये एक नई चुनौती भी सामने है, जबकि लॉकडाउन के दौरान लोग इन चीजों का पालन नहीं कर पा रहे थे, आदी नहीं थे, लेकिन अब काफी हद तक लोग जागरूक हो चुके हैं और समझने लगे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इन सभी की का उपयोग करना बेहद जरूरी है। तो लोगों में जागरूकता है। लेकिन कल से जिस तरह से खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्टोरेंट्स, तमाम चीजें जब खुलेंगी तो उसके बाद ये एक ऑब्जर्वेशन भी रहेगा कि लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं, और यदि इसका पालन सही ढंग से होगा तो शायद ये कंटिन्यू रहेगा। वैसे भी जब ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है जबलपुर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बड़ी खबर अरुण ने इस वक्त दी है वो ये कि रासुका के आरोपी के साथ मंत्री कमल पटेल की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। जितेंद्र चौधरी, थाना हीरानगर, इंदौर में रासुका का आरोपी है, 6 महीने से फरार था। जितेंद्र चौधरी वायरल फोटो में मंत्री के साथ खुशियां मनाता नजर आ रहा है। पूर्व की सरकार ने जीतू पर रासुका लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कमलनाथ सरकार के ऑपरेशन क्लीन के दौरान ये रासुका लगा था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और अब ये खुशियां मनाता नजर आ रहा है। सियासत और सत्ता बदलते ही आरोप प्रत्यारोप और गुनाहों के दाग ये भी बदल जाते हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर
अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। अरुण, पूरा घटनाक्रम। देखिए, जितेंद्र चौधरी है, बीजेपी के ये नेता है और इन पर भूमाफिया और अपराधियों के लिए जो रासुका की कार्रवाई इन पर की गई थी, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन जो कमलनाथ सरकार ने चलाया था उसके तहत इन पर हीरानगर थाने में रासुका दर्ज की गई थी। लेकिन ये 6 महीने से फरार है। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ इनकी फोटो दिखाई दे रही है, वो भी जीतू चौधरी ने अपनी खुद फेसबुक आईडी से पे लोड की है, अपने फेसबुक पर ये फोटो अपलोड की है और एक कल इन्होंने फोटो अपलोड की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से संपर्क में है और कमल पटेल के साथ एक खुशियां मनाते दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुरानी मोहब्बत की तस्वीरें हैं और नए माहौल में उन्होंने कर दी हैं, या ये हाल फिलहाल की हैं जब वो फरारी में थे? देखिए, जो फेसबुक पर जो तस्वीर अपलोड हुई है उसमें ये कि कमल पटेल उनको मिठाई खिला रहे हैं और कल ही इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की है। तो पुरानी तो नहीं है, कल की ही फोटो लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब फरार आरोपी है तो वो कैसे मंत्री तक पहुंच गया और मंत्री उनके साथ कैसे खुशियां मना रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और ऐसे में कांग्रेस वो भी वो मंत्री जो पुराने सरकार के आरोपों को लेकर या पुरानी सरकार के कामों को लेकर जांच की बात कह रहे हैं, वो अगर इस तरीके से मिठाइयां खिला रहे हैं तो बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।